हेलो ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम, एचपीएस एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। और इंडियन पॉलिटी में ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और जीएस 2 में यूनिट 1 जो है वो पूरी डेडिकेट करी गई है हमारी इंडियन पॉलिटी को। ठीक है, इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी हमारी नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर हम एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और इंटरव्यू में भी अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो भी हमें इंडियन पॉलिटी की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू में इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पर एक पर्सपेक्टिव जो आपका इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग है वो बहुत मैटर करता है। तो इंडियन पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और उसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनको आपको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है। देखिए, जब मैं बात करता हूं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैं इस जनरलाइजेशन पर कैसे पहुंचाऊं कि जो टॉपिक मैं ही बताने वाला हूं वही बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अलावा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई एम सेइंग कि मैंने जो ये 10 टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं, ये मैंने आइडेंटिफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेलिवेंस इन पास्ट ईयर प्रीलिम्स पेपर एंड पास्ट ईयर मेंस पेपर, कि इन टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जब आप पीवाईक्यूज देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो आपको कुछ टॉपिक्स उभरते हुए दिखाई देते हैं, बाकी टॉपिक से थोड़े ऊपर दिखाई देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। तो यहां पर इस जनरलाइजेशन पर पहुंचने के लिए कि क्यों ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मुझे आपको बताने हैं, मैंने सिलेबस एंड पीवाईक्यूज दोनों को यूज किया है। ठीक है, और मैंने देखा कि कुछ टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ टॉपिक से जानबूझ के हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो टॉपिक हमें मिस नहीं करने। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए बाकी टॉपिक बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, वो हमें नहीं पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, बच्चा वही सिलेक्ट होता है जो अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रखे और अपना वीक पार्ट भी एवरेज रखे। ठीक है, उसमें भी सिंपल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये टॉपिक्स आपके प्रायोरिटी में प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आपके पास लेस टाइम बचा है पॉलिटी को प्रिपेयर करने के लिए, आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं, तो वहां पर इन 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर तो आपकी नजर जानी ही जानी चाहिए। इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि ये टॉपिक आपको पेपर में बार बार रिपीट होते हुए दिखते हैं, आपको पेपर में बार बार इनकी जो वैल्यू है वो काफी बढ़ती हुई दिखती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी के क्या होंगे वो हम कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा, क्योंकि यहां पर 10 के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और वो आगे भी क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोग यहां से कुछ गेन करके जाएं। ठीक है, आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करके जाएं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एक्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। आपको पता है कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है हमारी, कॉलोनियल रूल के टाइम पर बहुत सारे ऐसे एक्ट आए थे जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे देखने को मिलता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो बहुत ज्यादा लिया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, और हम इसका एक रीजन भी मानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बल्कीनेस होने का। ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, चार्टर एक्ट जो 1793 से लेकर 1853 के बीच में है, उनका भी इंपैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1861, उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके ही कुछ ना कुछ प्रोविजन मॉडिफाई करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा बड़ा एक कोर्स नहीं है इन एक्ट्स का। ठीक है, लगभग 8 से 10 पेज के एक्ट्स बनेंगे सारे, आपने एक बार पढ़ लेने और एक बार रिवाइज कर लेने, आप इजीली इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इन एक्ट्स को पढ़ते टाइम आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन एक्ट्स में से कौन सी फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पोर्टफोलियो सिस्टम बहुत सुना होगा, जहां पर जब एक गवर्नमेंट बनती है तो वहां पर जो सीएम साहब होते हैं वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स डिफरेंट मिनिस्टर्स को देते हैं कि आप होम मिनिस्ट्री संभालेंगे, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालेंगे, और वो जो मिनिस्टर बनता है वो अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पर रूल्स प्रोमोवेट कर सकता है। ठीक है, पूरी अथॉरिटी होती है उसकी। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आया? 1861 के एक्ट से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे एग्जामिनर पक्का पूछेगा। एक तो आपको याद रखना है कि प्रोविजन कौन सा है किस पर्टिकुलर एक्ट का, और उनमें से भी वो प्रोविजन आपको बहुत प्रायोरिटी में ध्यान रखना है कि इस प्रोविजन का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पड़ा है या नहीं पड़ा है।
ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया हिमाचल में कि पहली बार इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन कौन से ब्रिटिश एक्ट में दिया गया था, तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें हर एक एक्ट की जो यूनिक फीचर जो उस एक्ट को सेपरेट करता है बाकी फीचर से, वो हमें पता होनी चाहिए। और एक्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ना सिर्फ पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है बल्कि आपकी हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर, तो आपसे ईयर पूछ लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। आपको मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स पता होनी चाहिए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पता होनी चाहिए, कॉमन नेम है अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट का वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन सा, 1781 वाला, तो ये आपको एग्जैक्ट जो नेम है उनके साथ साथ जो उनके कोई पॉपुलर नेम है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को हम कहते हैं द एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, तो वो आपको अल्टरनेटिव नेम पक्का पता होना चाहिए क्योंकि वहां पर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। एक और क्वेश्चन देखें, by which act an element of election was introduced in India for the first time। अब ये जो फर्स्ट वाली प्रोविजन है या फिर जो एक डिफरेंट चीज है किसी पर्टिकुलर एक्ट की, वो आपको दिमाग में पक्का होनी चाहिए। और अगर मेंस में देखें, डिस्क्राइब दी मेन प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया 4 मार्क्स का। तो अगर आपको ये एक्ट आते हैं तो आपको काफी कंफर्टेबल फील होगा अपने पेपर में, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है और ये आपकी बिगिनिंग है। जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ते हैं और ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आपको आगे भी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन फेडरलिज्म। देखिए, अगर मैं वैसे एक बड़ा टॉपिक आपको बताना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि देखो, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ठीक है, और द बैलेंस बिटवीन जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये जितने भी फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए। आपको 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर प्रोविजन का क्या मतलब है, किस फीचर का क्या मतलब है। जब मैं बात करता हूं कि वी हैव अ लिविंग डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, मुझे टर्म अच्छे से पता होनी चाहिए। मुझे इसके बारे में 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिजिडिटी इसलिए कि कुछ स्पेशल प्रोविजन जो है, जो स्पेशल आर्टिकल है, उनको अमेंड करने के लिए मुझे आर्टिकल 368 ही फॉलो करना पड़ेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कि अगर मैं चाहूं तो कुछ प्रोविजंस को सिंपल एक लॉ बनाते हैं उस फॉर्म में भी अमेंड कर सकता हूं। तो ये क्लैरिटी अगर आपके दिमाग में है तो आपको पेपर में काफी अच्छा फील होने वाला है, फिर आपको पेपर बहुत आसान लगेगा। तो एक टॉपिक फीचर्स में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें दिखता है वो है इंडियन फेडरलिज्म, क्योंकि इंडियन फेडरलिज्म एक यूनिक फेडरलिज्म है, ठीक है। हमने फेडरलिज्म चूज किया है लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड मेंशन नहीं है। इवन आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये इंडियन फेडरलिज्म टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। कौन से फीचर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाते हैं, कौन से फीचर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाते हैं, किस तरीके की एवोल्यूशन है इंडियन फेडरलिज्म की, ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि हु सेड इंडियन फेडरलिज्म इज अ न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन टू मीट इंडियाज पेक्युलियर नीड, और मींस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, कमेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लगभग हर दूसरे साल जैसे क्वेसी फेडरलिज्म या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फिर कंपेटिटिव फेडरलिज्म, ये टॉपिक आपको बार बार रिपीट होते हुए देखेगा। तो एक बार इसके ऊपर पक्का क्लैरिटी अपनी बना लें। थर्ड टॉपिक पे आते हैं। थर्ड टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इन 10 में से भी हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई करना पड़े तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर एम्पल स्कोप है आपके एग्जामिनर के पास आपको कंफ्यूज करने का, क्योंकि यहां पर आपको आर्टिकल जो है 12 से लेकर आपको आर्टिकल 35 तक पता होनी चाहिए। पहली बात तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 पहले फंडामेंटल राइट्स के लिए, उसके बाद आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 डीपीएसपी के लिए, और उसके बाद आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आर्टिकल 51A पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको आर्टिकल एक्चुअल में याद भी होने चाहिए। जैसे बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमें सारे आर्टिकल याद रखने, 395 आर्टिकल याद रखने, तो मैं उनको सबसे पहले यही कहता हूं कि आपको सारे आर्टिकल भले ही याद ना करने पड़े, लेकिन आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51A 51A ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए।
उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 75 हो गया, आर्टिकल 368 हो गया, आर्टिकल 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया, आगे भी 10-15 आर्टिकल हैं जो आपको पता होने चाहिए। लेकिन ये आर्टिकल आपको पक्का पता होने चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे। ठीक है, जैसे आपसे डीपीएसपी के क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्टिकल दिए हुए आपको मैच करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये आर्टिकल याद है, अगर आपने इनको रिवाइज कर रखा है बार बार, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। फिर ये 2 नंबर आपको मुफ्त के लगेंगे, लेकिन एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी इस पूरे टॉपिक पर। फिर उसके बाद जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 19 जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, या फिर अगर हम बात करें माइनॉरिटी के राइट्स के लिए आर्टिकल 29 एंड 30, या फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए आर्टिकल 25 से 28। तो ये आर्टिकल आपके टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। देन अगर आपसे पूछें कि इंडिया में वेलफेयर पॉलिसीज के रिगार्डिंग कौन सा में कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरा पार्ट देखने को मिलता है, तो आपको डीपीएसपी पता होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन की ड्यूटीज पता होनी चाहिए, उनकी फीचर्स पता होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 दिन आपको पूरे लगाने पड़ेंगे अगर आपने टॉपिक प्रिपेयर करना है। 2 दिन आपको, लगभग 1.5 दिन आपको देना पड़ेगा फंडामेंटल राइट पे, और 1.5 दिन आपको देना पड़ेगा डीपीएसपी एंड ड्यूटीज पे। पर ये टॉपिक मिस नहीं करना है। एक बहुत ही क्लियर मेरा मैसेज है आपको कि ये टॉपिक आपने प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। देखिए, वैसे तो एग्जीक्यूटिव एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जिसमें हम आर्टिकल 52 से लेके लगभग आर्टिकल 148 तक देखते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद हमें स्टेट एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव में भी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव जो हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है इंडियन प्रेसिडेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे लगातार क्वेश्चन पूछता है इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में। जैसे प्रीलिम्स में पूछा है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ पार्डन। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट साहब के पास कुछ पार्डनिंग पावर है, एक तरह की जुडिशियल पावर है कि वो अगर चाहें तो किसी कन्विक्ट को माफ कर सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन करी गई है? ठीक है, तो यहां पर आपको प्रेसिडेंट की पावर पता होनी चाहिए। हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास लगभग 7 टाइप की पावर है। मिलिट्री पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, इमरजेंसी पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है। तो ये सारी पावर्स आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जो लगातार 3 बार पूछा गया है वो ये है कि डिस्कस अबाउट द इमरजेंसी पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 2 घंटे अगर आपने अच्छी कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक पे लगा दिए, इट इज वेरी इजी फॉर यू। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने 2 घंटे कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक पे लगा दिए तो आपका टॉपिक कभी आपको भूलने वाला नहीं है। जैसे आपको बिल्कुल एकदम क्लियर रहेगा कि जितनी भी इमरजेंसी इंडिया में लगती हैं, भले ही वो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी हो, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल हो, या फिर स्टेट इमरजेंसी हो, या फिर आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तीनों ही प्रेसिडेंट साहब लगाते हैं। ठीक है, और कौन से ग्राउंड्स पे लगाते हैं आपको पता पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहीं से एक टॉपिक जो हम और चूज कर सकते हैं वो है इमरजेंसी इन इंडिया। इमरजेंसी इन इंडिया अगर आपने और थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, तो ये टॉपिक आपका नेक्स्ट निकल आएगा। तो कई बार आप अगर पेपर को एनालाइज करो तो आपको कुछ चीजें, कुछ थीम्स बार बार रिपीट होती हुई दिखती हैं, वही थीम्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट्री बिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दूसरी बात कि ये टॉपिक अगेन वैसा टॉपिक है जहां पर एग्जामिनर को एक स्कोप मिल जाता है कि वो आपसे अच्छा टेस्ट करवा सके आपका, या आपको कंफ्यूज कर सके, या फिर आपकी नॉलेज चेक कर सके। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रट्टा वाला पार्ट भी आ जाता है कि ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए पूरा प्रोसीजर है, मनी बिल को पास करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर है आर्टिकल 368 में। तो वहां पर आपकी नॉलेज टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो यहां पर भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मनी बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कैसे एक बिल एक्ट बनता है वो पूछा गया है। तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ये टॉपिक आपको पक्का देखने को मिलेगा अपने पेपर में। तो पार्लियामेंट्री बिल्स पे एक बार मेहनत करनी है। तो जनरली कई बार हम बोल देते हैं कि इंडियन लेजिस्लेचर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया ना। उसमें तो मतलब आपकी पूरी पार्लियामेंट आ गई, पूरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, एंड उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वो तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। मतलब फिर तो मैं ये बोलूँ कि पूरी इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन लेजिस्लेचर में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें पेपर में देखने को मिलता है वो है पार्लियामेंट्री बिल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के बिल हैं,
फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में क्या है, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में क्या है, मनी बिल क्या है आर्टिकल 110 में, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल क्या है। तो ये आपको एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए अपने दिमाग में, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जुडिशियल टर्म्स। देखिए अनलाइक द यूपीएससी पार्ट, यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम द जुडिशरी सेक्शन वो टर्म बेस्ड है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, आप जुडिशियल रिव्यू से क्या समझते हैं। तो यहां पर आपको जुडिशियल टर्म्स ज्यादा पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट सारी इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्यूनल सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप पेपर को एनालाइज करें पास्ट ईयर के, तो जो जुडिशरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है वो है हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो पीआईएल क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल ओवररीच क्या है, ठीक है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है, ये टर्म्स आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये आपको पक्का पढ़ना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पढ़ के, उनकी पावर पढ़ के, सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट क्या होती है, ठीक है, वो सब पढ़ के छोड़ देते हैं, हाई कोर्ट में भी सेम ऐसा पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये टर्म उनको क्लियर नहीं होती है। वैसे पता हो तो जनरलाइज्ड पता है उनको कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, कि जहां पर जुडिशरी खुद जाके कुछ एक्टिवली प्रोएक्टिव रोल प्ले करे, तो ये उनको पता है। लेकिन जब शब्द लिखने की बात आती है ना मीन्स में, तब पता नहीं लगता कि कहां से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। टॉपिक नंबर 7, इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। बहुत ही कंसिस्टेंट बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप 2023 में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2020 में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बाद में कभी देने वाले हैं हमेशा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन है वहां पर इलेक्शन का रोल बहुत बड़ा है, और इलेक्शन के रोल में हमेशा हमें कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगी। तो ये टॉपिक आपको हमेशा ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जो बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्शन कमीशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे पूछा कि देखो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा कमीशन या कौन सी कमेटी नहीं थी, या फिर डिस्क्राइब द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन आपको बहुत डायनेमिक एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में जो उसके स्टेप्स हैं, जैसे अगर हम देखें कुछ नए रिफॉर्म्स वो लेता रहता है इंडियन डेमोक्रेसी को और अच्छा बनाने के लिए, हमारे इलेक्शन प्रोसेस को और स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमेशा आपको एक डायनामिज्म दिखाएगा, जहां पर आपको अखबार की जो मदद है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर फ्रॉम द मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपसे पंचायत के रिगार्डिंग, म्युनिसिपैलिटी के रिगार्डिंग हर साल लगातार 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी टॉपिक है। एक दिन अगर आप लगातार दे दें, लगभग 4 से 5 घंटे अगर आप दे दें इस टॉपिक को, तो आप कभी भी इस टॉपिक को भूलने वाले नहीं है, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज में आपको 8 टाइप की म्युनिसिपैलिटीज जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। पंचायत में आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जो प्रोविजन है, खासकर कंपलसरी प्रोविजन, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर 2 तरह के प्रोविजन है ना, कंपलसरी और वॉलंटरी। तो दोनों ही आपको पता हो, लेकिन कंपलसरी आपको पक्का पता हो, ठीक है। देन पैसा एक्ट के बारे में आपको पता हो। पंचायत की जो इंप्लीकेशन है बाद में 73rd अमेंडमेंट के बाद या म्युनिसिपैलिटी की 74th अमेंडमेंट के बाद, कि किस तरीके से इंडिया में वो आगे बढ़े हैं, हम अगर उनको अभी क्रिटिकली एनालाइज करें तो उनकी पोजीशन क्या है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि लिमिटेशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, क्या उन्होंने अच्छा काम किया है कि जैसे वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ा दी है, ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अमेंडमेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अमेंडमेंट जो टॉपिक है, जो प्रोसीजर वाला पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक टॉपिक और है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, हमारा 10th टॉपिक रहेगा वो। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू। सिलेबस में लिखा हुआ है क्लियर, यूनिट 1 सब यूनिट 1 ऑफ GS2, और वहां पर ये टॉपिक आपको बार बार पेपर में देखने को मिलेगा मीन्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने मिस नहीं करना है, बहुत छोटा टॉपिक है, 1 घंटे का टॉपिक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, अगेन एक डायनेमिक पार्ट है। जैसे हम देखें तो 2019 में या 2020 के HPS में उन्होंने 103rd अमेंडमेंट के बारे में पूछा है, EWS के कोटा के बारे में। तो ये अमेंडमेंट आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और मेंस में भी पूछी जाती हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो ये टॉपिक आपको डायनेमिक देखने को मिलेगा, पुरानी अमेंडमेंट के साथ कुछ नई अमेंडमेंट मिला के मैच द फॉलोइंग या कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स टाइप का क्वेश्चन बना के भेज देंगे आपको। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी डिस्कशन, जहां पर हमने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई किए फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट। आई होप कि आप मुझसे एग्री करेंगे कि हाँ सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है।
और अगर आप चाहें तो कुछ सजेशन भी दे सकते हैं कि आप सर आपने वो टॉपिक मिस कर दिया, क्योंकि अगली बार हमें इंक्लूड करना है वो टॉपिक, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।